इन साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन, है ना। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, ठीक है। यहाँ पर 2020 टेस्ट सीरीज रखी गई दोस्तों आप लोगों के लिए, है ना। 2020 टेस्ट सीरीज सप्ताह में 2 दिन आपके लिए बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज रखी गई है, ठीक है। तो आप इस फ्री टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं, अपना अध्ययन कर सकते हैं, अपना अभ्यास कर सकते हैं। तो जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया, प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर में सर्च करिए सेल्फ स्टडी क्लासेस, है ना। और दोस्तों डाउनलोड कर लें और यथावत आपको इसी प्रकार से पढ़ना है। और एक चतुर्थ बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों 1 जुलाई से। 1 जुलाई से चतुर्थ बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। जिन भी साथियों को इस बैच से जुड़ना है, जिन भी साथियों को पढ़ाई करना है, वो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें और मात्र 1199 में इस बैच से जुड़कर के आप हिंदी साहित्य का अध्ययन कर सकते हैं। टेस्ट लगा सकते हैं, टॉपिक वाइज ट्रिक से पढ़ सकते हैं दोस्तों। डाउट्स वाले वीडियो क्लियर डाउट्स वाला जो सेशन होता है उससे पढ़ सकते हैं, है ना। लाइव क्लासें प्लस विस्तृत अध्ययन और ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो चतुर्थ बैच में जिन भी साथियों को दोस्तों भाग लेना है वो 1 जुलाई से पहले एडमिशन लेकर के अपना अध्ययन कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों इसी बैच में एक निचोड़ कोर्स स्टार्ट होने वाला है। निचोड़ कोर्स के लिए आपको अलग से कोर्स नहीं लेना है ना। यही जो आपका कोर्स रहेगा, इसी में आपके लिए निचोड़ कोर्स प्रारंभ होने वाला 21 जून से 10 दिन तक। 10 दिन का ये निचोड़ कोर्स रहेगा। 10 दिन में पूरा निचोड़ कोर्स दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास से लेकर के आपका एकांकी तक, है ना, पूरा दोस्तों आपको निचोड़ कोर्स करवाया जाएगा। 10 दिन में कंप्लीट करवाया जाएगा सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप के माध्यम से। और दोस्तों इस कोर्स से आपको बहुत फायदा होगा। जिनका जुलाई में एग्जाम है वो तो इस कोर्स से जुड़ ही जाएं, है ना। तो निचोड़ कोर्स से निचोड़ क्लासों में जिनको भी जुड़ना है दोस्तों, वो सभी साथी जुड़ जाएं और अपना अध्ययन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। परीक्षा के लास्ट टाइम पर ऐसे कोर्स में एडमिशन लेकर के अध्ययन को बहुत अच्छे बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से आ जाना है। और अब दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। आज का आपका जो पहला प्रश्न है उसको आपको बताना है। चलिए, भूषण का आपको बताना है, भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है। भूषण की कविता का प्रधान स्वर कौन सा माना जाता है, आपको कमेंट में लिखना है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सभी लोग बताएंगे। भूषण की कविता का प्रधान स्वर बताइए। व्यंग्यात्मक है, प्रशस्तिपरक है, श्रृंगारिक है या फिर कारुणिक है। ये 4 विकल्प हैं आपके पास। 4 में से आपको चयन करना है। भूषण को जानते हैं दोस्तों आप लोग, रीति काल के वीर रस के कवि माने जाते हैं। कौन? भूषण। अब वीर रस के कवि हैं तो इनका जो कविता का प्रधान स्वर है उस स्वर को आपको बताना है, वो प्रधान स्वर कौन सा है। कौन से ऐसे साथी हैं जिनको इसका उत्तर पता है, जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है। वीडियो को एक बार लाइक भी कर देना है अपने मित्रों तक। टीजीटी पीजीटी वाले जो भी हमारे साथी हैं, और आपने बिल्कुल सही आंसर बताया कि सर भूषण की कविताओं का जो प्रधान स्वर है वो प्रशस्ति परक है। कल मैंने आपको प्रशस्ति की बात बताई थी दोस्तों। प्रशस्ति परक यानी कि दोस्तों अपने संरक्षक की क्या करना, बड़ा चढ़ाकर पूरा महिमा का बखान करना, वो प्रशस्ति परक है। और आपको पता है कि भूषण ने भी यही किया है ना। शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, है ना। ये भूषण ने दोस्तों अपने जो संरक्षक थे, जो आश्रयदाता थे, उनके दोस्तों महिमा गौरव का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। और यही क्या है, यही प्रशस्ति परक कहलाता है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है, जल्दी से आपको चयन करना है। पुष्पदंत हैं, शालिभद्र सूरी हैं, स्वयंभू हैं या फिर हरिभद्र सूरी हैं। यानी कि 30 का आंसर आपको चयन करना है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन माने जाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर दें, अपने मित्रों तक शेयर कर दें। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है और परीक्षा के अंतिम समय में दोस्तों पढ़ाई करना है, वो एडमिशन लेकर के निचोड़ कोर्स स्टार्ट होने वाला 21 जून से। निचोड़ क्लासें, हिंदी साहित्य की निचोड़ क्लासें, ठीक है। और जो बैच है 1 जुलाई से स्टार्ट होगा शुरुआत से, उसमें भी आपको शामिल किया जाएगा। और आपने उत्तर बताया है कि अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के जो प्रणेता माने जाते हैं दोस्तों, वो कौन माने जाते हैं। आपका उत्तर चला जाता है पुष्पदंत। कौन माने जाते हैं,
पुष्पदंत। अब पुष्पदंत की जब बात आई है दोस्तों तो आपको पता होनी चाहिए, पुष्पदंत की जब बात आई है तो आपको पता होनी चाहिए कि दोस्तों एक रचना है कौन सी, महापुराण। महापुराण के रचनाकार कौन है, तो महापुराण के रचनाकार माने जाते हैं दोस्तों कौन, पुष्पदंत। महापुराण के रचनाकार कौन माने जाते हैं, पुष्पदंत। ये भी आपको याद रखना है ना। और आपको पता है मेरुतुंग, है ना, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना एक वो अलग है ना। और यहां पर आ जाते हैं दोस्तों, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता 31 का आंसर बताना है आपको। हाँ, इन्हें अभिमान मेरु भी कहा जाता है, बिल्कुल, इन्होंने स्वयं को अभिमान मेरु कहा था पुष्पदंत ने। पुष्पदंत ने स्वयं को क्या कहा था, अभिमान मेरु कहा था, है ना। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है, नूर मोहम्मद हैं, मुल्ला दाऊद हैं, कुतुबन हैं, कौन माने जाते, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन माने जाते हैं, आपको कमेंट में लिखना है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। सभी लोगों को पता है कि सर प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के जो रचयिता हैं वो रचयिता, सभी का उत्तर बिल्कुल सही आया है, सी की तरफ आपका सही उत्तर है, और मुल्ला दाऊद। और इनकी रचना कौन सी है दोस्तों, चंदायन। कौन सी है, चंदायन मानी जाती है, इनकी रचना चंदायन मानी जाती है, मुल्ला दाऊद की। ये प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता माने जाते हैं, है ना। सभी को पता है, जायसी आपको पता है दोस्तों, इनका महाकाव्य है पद्मावत, ठीक है। कुतुबन की रचना कौन सी है, मृगावती, लगभग सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। नूर मोहम्मद की रचना अनुराग मासुरी है दोस्तों, अनुराग मासुरी के रचनाकार बोले नूर मोहम्मद है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन माने जाते हैं, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर बाल भट्ट। पेन का कलर चेंज कर देंगे कल से, है ना। तो यहां पर हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन माने जाते हैं, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन माने जाते हैं, बताइए। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन माने जाते हैं, और सभी लोगों ने बिल्कुल सही बताया है कि सर कौन माने जाते हैं, लल्लू लाल माने जाते हैं। और आपको पता है कि लल्लू लाल जी की जो रचना है वो कौन सी है दोस्तों, प्रेम सागर। कौन सी है, प्रेम सागर है। लल्लू लाल की रचनाकार कौन है, प्रेम सागर, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आते हैं, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है, जल्दी से बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रकाशित पूछा गया है, और यहां पर आपसे दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो अगर आपसे पूछा गया है कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है, तब आपका उत्तर चला जाता है सीधा सीधा उदंत मार्तंड। क्या चला जाता है, उदंत मार्तंड। लेकिन अगर यहां पर पूछा जाता कि हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित साप्ताहिक, कौन सा, साप्ताहिक समाचार पत्र कौन है, तो साप्ताहिक में भी दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा, उदंत मार्तंड। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कि हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है, तो आप क्या बताते, जल्दी बताओ। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है, बताइए, किसको पता है हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा माना जाता है, ये आपको बताना है। आपको पता चल गया कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम उदंत मार्तंड है। 1826 में दोस्तों ये प्रकाशित हुआ, जुगल किशोर इसके संपादक थे। अब आपको बताना है, बताइए सभी लोग, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या है, दैनिक समाचार पत्र बताना है, कौन बता रहा है, उदंत मार्तंड साप्ताहिक समाचार पत्र था। अब आपको दैनिक समाचार पत्र का बताना है, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। और बहुत अच्छा आंसर आया है कि सर अगर आप बताओगे तो उत्तर हो जाएगा कौन सा, समाचार सुधा वर्षण। समाचार सुधा वर्षण था दोस्तों, ठीक है, समाचार सुधा वर्षण था। और समाचार सुधा वर्षण आपको पता है कि ये कब हुआ था,
इसका प्रकाशन 1854 में हुआ था और इसके जो संपादक थे वो कौन थे? श्याम सुंदर, है ना, श्याम सुंदर सेन थे, श्याम सुंदर सेन, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां से दो क्वेश्चन जो आपके डाउट्स वाले रहते हैं वो तो क्लियर हो जाते हैं। छायावाद के प्रवर्तक कौन है? अच्छा क्वेश्चन आया है, छायावाद के प्रवर्तक कौन है? अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता तो आप क्या उत्तर लगाओगे? वो राम काव्य के प्रणेता स्वयंभू हैं, राम काव्य के प्रणेता स्वयंभू हैं और कृष्ण काव्य के पुष्पदंत हैं। छायावाद के प्रवर्तक का नाम बताना है आपको। छायावाद के प्रवर्तक कौन है? ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तब आपका उत्तर क्या होता है? और सभी लोगों ने, देखते हैं कौन कौन बता रहे हैं। कुछ लोग सी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। और ना पढ़ो, और ना पढ़ो भैया, 2 दिन की बहार लेने आते हैं जो सी बता रहे हैं ना, ये 2 दिन के लिए आते हैं पढ़ने। बोले सर पेपर आ गया तो आ गए हम पढ़ने। मैं इसलिए कहता हूं कि पढ़िए। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो आपको मुकुटधर पांडे नहीं लगाना, आपको श्रीधर पाठक नहीं लगाना, आपको सुमित्रानंदन पंत नहीं लगाना, आपका सीधा उत्तर जयशंकर प्रसाद होगा। क्या होगा? जयशंकर प्रसाद होगा। अगर आपसे पूछा जाता कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना, तब आप मुकुटधर पांडे लगाते। अगर आपसे पूछा जाता कि नंदुलारे वाजपेयी ने किसे माना, तो आप सुमित्रानंदन पंत लगाते। अगर आपसे पूछा जाता कि दोस्तों ये ईला चंद्र जोशी ने किसे माना, तब भी आप जयशंकर प्रसाद लगाते, है ना। यहां पर लेकिन आपका उत्तर अगर नॉर्मल पूछा जाता है तब आपका जयशंकर प्रसाद बिल्कुल सही हो जाता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर आ गया है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, ये कथन किसका है? प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, ये कथन किसका है? रामविलास शर्मा का है, जल्दी से बताएं। नंदुलारे वाजपेयी, सुमित्रानंदन पंत या प्रेमचंद? प्रश्न क्रमांक 35, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, ये कथन किसका है? ये आपको 35 का बताना है। मुकुटधर पांडे ने छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, है ना। और प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, ये कथन किसका है? ये कथन है दोस्तों किसका? जल्दी से बताएं। नंदुलारे वाजपेयी का है क्या? सही आंसर बता रहे क्या आप लोग? वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। ये आपका जो सी नंबर है नंद दुलारे वाजपेयी, ये बिल्कुल सही है कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, ये कथन है नंद दुलारे वाजपेयी, है ना। ये स्वष्टवादी आलोचक माने जाते हैं दोस्तों। कौन से माने जाते हैं? ये क्वेश्चन कई बार आया है कि स्वष्टवादी आलोचक कौन माना जाता है, तो नंद दुलारे वाजपेयी। ये याद रख लेना, स्वष्टवादी आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी। और नंद दुलारे वाजपेयी ने, आपको पता है, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? नंद दुलारे वाजपेयी ने। नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक माना। किसने? नंद दुलारे वाजपेयी ने। ये भी आपको याद करना है, ठीक है। यहां पर आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? गबन है, रंगभूमि है, मंगलसूत्र है, या फिर सेवा सदन है? इतना सरल क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इतना सरल पूछा गया कि सभी से उत्तर बनना चाहिए, है ना। आपको पता है, बोले सर ये पूरे के पूरे उपन्यास किसके हैं? प्रेमचंद जी के हैं, प्रेमचंद जी के हैं। अब प्रेमचंद जी के हैं तो इनका अधूरा उपन्यास कौन सा है? बोले सर यहां पर प्रेम आ गए, प्रेम, प्रेमचंद, और प्रेम में सर एक ही चीज अधूरा रहता है। मैंने कहा क्या? बोले सर वो मंगलसूत्र। क्या रह गया? बोले सर मंगलसूत्र अधूरा रह गया, अधूरा रह गया। तो सी आपका जो आपने बताया वो बिल्कुल सही है, सी नंबर। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सरल भी है और लगभग सभी लोगों को पता है। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, किस रचना के लिए प्राप्त हुआ है? बताइए किस रचना के लिए? ये पूरी की पूरी रचनाएं दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की हैं। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1908 को, 1908 को इनका जन्म हुआ रामधारी सिंह दिनकर का, है ना। और आपको पता है कि जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इनकी रचना रश्मि रथी भी है, इनकी रचना परशुराम की प्रतीक्षा है ना।
इनकी रचना कुरुक्षेत्र भी है दोस्तों, इनकी रचना उर्वशी भी है। लेकिन आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है तो किसको प्राप्त हुआ है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है, किस रचना को मिला है, दिनकर जी की रचना को बताना है ना। और आपको पता हो जाएगा कि सर इनकी एक रचना है उर्वशी, उर्वशी के लिए बोले सर 1900 कब मिला, 72 में, 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ना। बहुत बढ़िया आंसर, ज्ञानपीठ पुरस्कार को अच्छे से याद कर लेना, रट लेना। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम बताइए, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम बताना है। जॉर्ज ग्रियर्सन है, शिवसेन सेंगर हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर गारसा दत्त तासी हैं। बताइए सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का जो प्रयास किया वो किसने किया, किसने किया, प्रश्न क्रमांक 38 में हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम आपको अगर पूछा जाता है तो आप क्या लगाओगे, उनके ग्रंथ का नाम भी लिख देना तो और मजा आ जाएगा। बताइए कौन कौन बता रहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम बताना है। अच्छा क्वेश्चन है और आपने बिल्कुल सही बताया है कि सर हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम जो लेखक का नाम है वो है गारसा दत्त तासी। गारसा दत्त तासी दोस्तों एक फ्रेंच विद्वान थे, कैसे विद्वान थे, फ्रेंच विद्वान थे, फ्रेंच, ठीक है। गारसा दत्त तासी फ्रेंच विद्वान थे। तो ये जो गारसा दत्त तासी का जो ग्रंथ था दोस्तों, इस्तबारदाला लेतुतुर एंदुई एंदुस्तानी, ये कौन सी भाषा में प्रकाशित हुआ था, फ्रांसीसी या फिर फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुआ था, ये भी आप याद रख लेना। और कहां से प्रकाशित हुआ था, तो ये पेरिस से प्रकाशित हुआ था, पेरिस से। इस्तबारदाला लेतुतुर एंदुई एंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में लिखा गया है ना। गारसा दत्त तासी फ्रेंच विद्वान थे, ये पेरिस से प्रकाशित हुआ था, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। और बाकी दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन का तो आपको पता ही है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, है ना। पद्मावत किसकी रचना, इतना सरल क्वेश्चन पूछा गया तो आपसे बनना चाहिए, सभी लोग बताएंगे पद्मावत किसकी रचना है, नाभादास की है, केशव दास की है, तुलसीदास की है, या फिर जायसी की है। पद्मावत के रचनाकार कौन माने जाते हैं, पद्मावत के रचनाकार कौन माने जाते हैं, आपको कमेंट में लिखना है। बताइए पद्मावत के रचनाकार कौन माने जाते हैं। और इतना अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, है ना, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, सभी लोग बताएंगे पद्मावत के रचनाकार कौन माने जाते हैं। और आपने बिल्कुल सही आंसर चयन कर लिया। ये जो पद्मावत है दोस्तों, ये जो पद्मावत है ये प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य भी माना जाता है, प्रथम प्रमाणिक, और दोस्तों प्रथम बड़ा महाकाव्य भी माना जाता है। कौन सा, पद्मावत, ठीक है। जिसके रचनाकार कौन है, तो रचनाकार हैं दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी। कहते हैं कि ये जायस के रहने वाले थे, इसलिए से इन्हें जायसी कहा जाता है। सूफी काव्य धारा के प्रमुख माने जाते हैं दोस्तों जायसी, इनको भी अपन को याद करना है, ठीक है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सभी लोग आ जाओ, जल्दी से बताना है बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है, बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है, फटाक से बताइए। लल्लूलाल हैं, सदल मिश्र हैं, नाभादास हैं, या फिर सूरती मिश्र हैं। बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन माने जाते हैं, फटाक से बताएं। बेताल पच्चीसी, इतना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर क्या हो जाएगा, बेताल पच्चीसी। बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है ना। पद्मावत में 57 खंड हैं और पद्मावत 2 भागों में प्रकाशित है दोस्तों, पद्मावत, है ना। और बेताल पच्चीसी के आपको बताना है। और बिल्कुल सही आंसर, सभी लोग बिल्कुल रट्टा मार के आए हैं, आज तो कुछ खाकर आए हैं। और बिल्कुल सही आंसर, बेताल पच्चीसी के लल्लूलाल तो नहीं है ना, सदल मिश्र हैं क्या, नाभादास हैं क्या, नहीं है, तो कौन है, बोले सर सूरदास हैं, ये सूरती मिश्र हैं, सूरती मिश्र हैं। यानी कि आपका जो डी नंबर है, डी नंबर आपका यहां पर हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है, डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सुहाग के नुपुर के रचनाकार कौन है, सुहाग के नुपुर के रचनाकार कौन है। 41 का आंसर सभी लोग बताएंगे, निराला, मोहन राकेश, है ना, अमृतलाल नागर, या फिर दोस्तों प्रेमचंद। सुहाग के नुपुर के रचनाकार कौन माने जाते हैं, सुहाग के नुपुर के रचनाकार कौन है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। और आपको पता है कि दोस्तों क्या है ना, के लिए बोले सर हमारा सुहाग तो
अमृत के जैसा है, अमृत के समान है ना। क्या? सुहाग, तो सुहाग से क्या बनेगा? सुहाग के नुपुर। और अमृत के समान है तो अमृत लाल नांगर, अमृत के समान है तो अमृत लाल नांगर। और सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो आपने राइट आंसर चयन किया है। अमृतलाल नांगर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, यहां पर आ जाओ। संस्कृति के 4 अध्याय ये किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय या संस्कृत के 4 अध्याय? संस्कृति अपन बोलते हैं ना कि सर संस्कृत के 4 अध्याय पढ़ना है, तो बताइए संस्कृत के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है? और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है। संस्कृति के 4 अध्याय कब पढ़ना है? रात में पढ़ोगे क्या? रात में पढ़ोगे क्या दिन में पढ़ोगे? बताइए, रात में पढ़ोगे कि दिन में पढ़ोगे, है ना। और उत्तर आपका सही हो जाएगा। बोले संस्कृति के 4 अध्याय या संस्कृत के 4 अध्याय तो हम कब पढ़ेंगे? बोले सर दिन में पढ़ेंगे। दिन में पढ़ेंगे तो दिनकर, दिन में पढ़ेंगे तो दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, जन्म 1908, कुरुक्षेत्र, रश्मि रति, परशुराम की प्रतीक्षा, ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण, होंकार, ये इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। किसकी रचनाएं मानी जाती हैं दोस्तों? ये रचनाएं मानी जाती हैं अपने कौन की? दिनकर जी की। ठीक है। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? अशोक के फूल यानी कि 43 का आंसर आपको चयन करना है। अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करिएगा। और निचोड़ कोर्स जो स्टार्ट होने वाला है, निचोड़ क्लास है 21 जून से, जिनको भी एडमिशन लेना है और आपको लगता है कि एग्जाम के टाइम पर हमें थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, तो आप लोग दोस्तों पढ़ सकते हैं। 10 दिन में निचोड़ कोर्स कंप्लीट किया जाएगा 21 जून से लेकर के, है ना। फिर 1 जुलाई से आपका नया बैच स्टार्ट होगा, तो जो निचोड़ क्लासें आपको मिलेंगी उसी में आपको न्यू बैच में भी दोस्तों पूरी न्यू बैच की क्लासें भी आपको मिलेंगी, है ना। तो अलग से कोई लेने की जरूरत नहीं है, एक ही में आपको रिकॉर्डेड कोर्स भी मिलेगा, ट्रिकी वीडियो टेस्ट भी मिलेंगे, निचोड़ क्लासें भी मिलेंगी, प्लस नए बैच में भी आपको शामिल किया जाएगा, लाइव क्लासें भी आपको मिलेंगी और डाउट सेशन भी आपको मिलेंगे। अशोक के फूल निबंध संग्रह की रचनाकार कौन है? बोले सर अशोक में फूल एक नहीं फूलता। तो मैंने कहा कितने फूलते हैं? बोले सर हजारों फूलते हैं। कितने फूलते हैं? हजारों। अशोक में फूल कितने फूलते हैं? हजारों फूलते हैं। तो हजारों से हजारी प्रसाद द्विवेदी, जल्दी से बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? देखते हैं कौन कौन बता रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? सभी लोगों को जन्म भी थोड़ा थोड़ा याद करते जाना है। कौन कौन बता रहा है इनका जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इतना अच्छा क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, सभी लोग एक बार बता दो जल्दी से कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन माने जाते हैं? झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन माने जाते हैं, है ना। सभी लोग सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड कर लें साथियों। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन माने जाते हैं? उत्तर बताइए, उत्तर बताइए सभी लोग। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन माने जाते हैं? सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। और झरना में आपने बताया 1907 में हुआ था, वेरी गुड। 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। और झरना काव्य संग्रह अगर आपसे पूछा गया है तो आपको पता है कि सर ये झरना जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद यानी कि सी नंबर। जन्म कब हुआ? 1889 में हुआ जयशंकर प्रसाद का। सबसे ज्यादा इनकी रचना पूछे जाने वाली है कामायनी। कामायनी ये इनका महाकाव्य है, 15 सर्ग हैं कामायनी में। कामायनी का रचना काल है दोस्तों कितना? कामायनी का रचना काल 1935 है। ठीक है, ये थे अपने जयशंकर प्रसाद, जो छायावाद के क्या माने जाते हैं? प्रवर्तक माने जाते हैं, जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? और आपको यह भी बताना है कि ये जो भारत भारती रचना है इसका सन क्या है दोस्तों, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, वो भी आपको चयन करना है। तो गोपाल शरण सिंह नेपाली की रचना है, नरेश मेहता की है, मैत्री शरण गुप्त की है, धर्मवीर भारती की है, किसकी रचना है? और साथ ही दोस्तों आपको बताना है कि ये जो भारत भारती है इसका रचना काल क्या है, रचना काल क्या है, जल्दी से बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया बताया आपने कि हरिवंश राय बच्चन का भी जन्म 1907 में है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907 में है,
महादेवी वर्मा जी का भी 1907 में जन्म हुआ। और भारत भारती के रचनाकार अगर आपसे पूछा गया है तो आपने बिल्कुल सही बताया कि सर राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। और आपको पता है कि इन मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था, जल्दी से आपको बताना है फटाक से। और भारत भारती का रचना काल तो आपको पता है 1912 है। और 1912 ये जो भारत भारती है दोस्तों, इसकी प्रसिद्धि के कारण महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा था, जो कि सभी को पता है ना। अब अगला क्वेश्चन बताना है आपको कि दोस्तों मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था और साथ ही दोहा कोश के रचयिता कौन है। दोहा कोश के रचयिता कौन है, सभी लोग बताएं। हाँ, आधुनिक काल का तुलसी कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को, आधुनिक काल का सूरदास कहा जाता है हरिऔध जी को, है ना। आधुनिक काल का कबीर कहा जाता है नागार्जुन जी को, है ना। और दोस्तों आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को, है ना। और दोहा कोश के रचयिता कौन माने जाते हैं, ये आपको चयन करना है। और दोहा कोश आपने बताया है, तो सभी लोगों ने बताया कि सर मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था 1886 में, 1886 में हुआ था। और दोहा कोश के रचयिता कौन है, ये भी आपको चयन करना है। लुइपा, जो इंदु, सरहपा या फिर कन्हपा को दोहा कोश के रचयिता कौन माने जाते हैं, इसका उत्तर आप लोगों को बताना है। और बिल्कुल सही आंसर आया, बोले सर सरहपा। अब सरहपा जब आए हैं दोस्तों तो आपको बताना है कि सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। जल्दी से कमेंट में एक क्वेश्चन और आपके लिए दिया गया है कि सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, जल्दी से आपको बताना है, फटाक से बताइए सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। और ये क्वेश्चन तो आपके लिए शायद दिख गया होगा, कोई बात नहीं, लेकिन प्रेम सागर के तो सभी को पता ही है कि लल्लू लाल है रचनाकार, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपको बताना है सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किससे माना है। और पंच परमेश्वर कहानी के लेखक आपको बताना है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपने बताया है कि सर राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है, वेरी गुड आंसर। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त या फिर सुमित्रा नंदन पंत। पंच परमेश्वर कहानी सभी लोगों ने पढ़ी है दोस्तों, और पंच परमेश्वर ये पूछी भी गई है। और बोले सर इतना सरल क्वेश्चन आपने बताया है, पूछा है, तो सभी से बनेगा। और बहुत बढ़िया है कि आप लोगों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लिया। सप्ताह में 2 दिन टेस्ट प्रतियोगिता, फ्री टेस्ट प्रतियोगिता होती है दोस्तों, 2 दिन, है ना। 2020 टेस्ट सीरीज 2 दिन होती है, रविवार और गुरुवार, है ना, उसमें जुड़ सकते हैं। और यहां पर तो आपको प्रेमचंद बिल्कुल सही है, प्रेमचंद आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, यहां पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है, ये भी आपको बताना है। एक तो सुभद्रा कुमारी चौहान है क्या, महादेवी वर्मा है क्या, है ना, जल्दी से बताना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर माखनलाल चतुर्वेदी, जल्दी से आंसर चयन करिए। तोड़ती पत्थर, ये दोस्तों आपको पता है, ये तोड़ती पत्थर यथार्थवादी रचना मानी जाती है। और ये रचना कौन की है, ये भी आपको चयन करना है। यहां से अपन 2-3 क्वेश्चनों को पकड़ेंगे दोस्तों, है ना, जल्दी से बताइए। सबसे पहले तो आपको पता है कि महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में, मान लिया मैंने 7 में, बोले 7 में महादेवी हैं सर, मैंने मान लिया। अब आपको बताना है कि तोड़ती पत्थर एक कविता के कवि कौन है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर चला जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, क्योंकि तोड़ती पत्थर, बोले तोड़ती पत्थर निराला, इनके जन्म को लेकर के मतभेद, कुछ विद्वान 1997 मानते हैं, कुछ विद्वान 1999 मानते हैं। निराला महिषादल मेदिनीपुर में दोस्तों इनका जन्म हुआ था, निराला जी का, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए दोस्तों बताना है, बहुत बढ़िया आंसर आपको चयन करना है। हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है, हार की जीत कहानी पूछा जाता है लेकिन अच्छी कहानी है, सुदर्शन की है, यादवेंद्र शर्मा चंद्र की है, कमलेश्वर या फिर रांगे राघव की है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन माने जाते हैं, इसका उत्तर आपको बताना है, जल्दी से बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है और अच्छा आंसर सभी लोग बताएंगे।
और सभी लोगों ने जो आंसर चयन किया है कि सर जो हार की जीत कहानी है, एक कहानी है, लेकिन ये कहानी है दोस्तों किसकी? सुदर्शन की। आप लोग जाते ना दर्शन करने, मैच क्रिकेट देखते, बोले हार की जीत के हमने क्या किए? दर्शन किए। दर्शन किए तो सुदर्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन का रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा, रानी नांगमती की कहानी की रचनाकार कौन है? ये दो क्वेश्चन आपको बताना है। रानी नांगमती की कहानी और रानी केतकी की कहानी, ये दो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं। यहां पर सबसे पहले तो आपको रानी केतकी की कहानी बताना है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन माने जाते हैं। और दोस्तों जल्दी से आपको वृंदावन लाल वर्मा है या फिर दोस्तों किशोरी लाल गोस्वामी है, माधवराव सप्रे या फिर इंसा अल्लाह खां है। रानी केतकी की कहानी, और आपको पता है कि सर रानी केतकी की कहानी के जो रचनाकार हैं वो तो इंसा अल्लाह खां है, जो सभी को पता है। लेकिन आपको पता है कि दोस्तों किशोरी लाल गोस्वामी की जो इंदुमती है, इंदुमती को प्रथम मौलिक कहानी माना है किसने? रामचंद्र शुक्ल ने, हिंदी की, है ना। लेकिन आपको पता है एक टोकरी भर मिट्टी, ये जो कहानी है ये माधवराव सप्रे की है। एक टोकरी भर मिट्टी से सप्रे। लेकिन अब आप चयन करिए रानी नांगमती की कहानी। रानी नांगमती की कहानी के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताइए कौन कौन बता रहा है, कौन कौन बता रहा है? फटाक से कमेंट में लिखिए रानी नांगमती की कहानी। बताएं फटाक से किससे बन रहा है? हां, रानी केतकी कहानी को उदयभान चरित भी कहा जाता है। रानी नांगमती की कहानी के रचनाकार कौन है? सभी लोग बताएं। राजकुमार जी, हरिओम जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आंसर आया है। अब यहां पर बहुत सारे डाउट्स में आते हैं, तो यहां आपको याद रखना है कि रानी नांगमती की कहानी ये दोस्तों हरिशंकर परसाई की है। ये किसकी है? हरिशंकर परसाई, है ना। ये जो रचना है ये हरिशंकर परसाई की है। और रानी केतकी की कहानी ये जो रचना है ये इंसा अल्लाह खां की है। इसे दोस्तों क्या कहा जाता है? रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित कहा जाता है। ये सारी की सारी रचनाएं, डाउट्स वाली रचनाएं भी मैंने आपको बताया है, कई बार पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन आपका है शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? जल्दी से बताओ, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित जो रचना है वो कौन सी है? बाबू तोताराम। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित जो रचनाकार हैं वो कौन है? बाबू तोता। एक कई बार पूछा गया, सरल है लेकिन पूछा जाता है, तो जल्दी से सभी लोग बताएंगे उत्तर आपका क्या हो जाएगा। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित जो रचना है वो कौन सी है? बाबू तोताराम, केशव राम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास या फिर बाल मुकुंद गुप्त। और सभी लोगों ने आंसर चयन किया है कि सर शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित जो रचनाकार हैं वो रचनाकार हैं कौन, है ना। कौन है जल्दी से बताइए, सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या है ना। और उत्तर बताया है आपने कि सर शिव शंभू के चिट्ठे और बाल मुकुंद गुप्त। आपने देखा होगा दोस्तों, शिव जी को देखा है ऐसा बालों का क्या बांधे हैं? चिट्ठा, ऐसा चिट्ठा। तो शिव शंभू के चिट्ठे बोले काय के चिट्ठे? बाल के, तो बाल से बनेगा बाल मुकुंद गुप्त। ये बाल मुकुंद गुप्त, यानी कि आपका डी नंबर जो है वो बिल्कुल सही है, 52 का आंसर। और ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है? और दोस्तों जिन्होंने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? इतना सरल क्वेश्चन है, रसिक प्रिया। और रसिक प्रिया के जो रचनाकार हैं वो कौन माने जाते हैं, है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। ये रस संबंधी लक्षण ग्रंथ माना जाता है दोस्तों, रस संबंधी लक्षण ग्रंथ माना जाता है। रसिक प्रिया और कवि प्रिया, इनका कवि प्रिया अलंकार संबंधी ग्रंथ है। कभी अगर आपसे पूछा जाए कि कवि प्रिया संबंधित ग्रंथ है तो अलंकार संबंधी ग्रंथ है, लेकिन है किसके? रसिक प्रिया। बोले रसिक प्रिया तो सर किसकी रचना है? किसकी रचना है? केशव दास की है, केशव दास की है। रामचंद्रिका की रचना की दोस्तों इन्होंने केशव दास ने। कहते हैं कि एक रात में इन्होंने केशव दास ने रामचंद्रिका की रचना कर दी थी। और आपको पता है ये जो रामचंद्रिका है इसे राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा किसको? रामचंद्रिका को। याद रखना दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जल्दी से आपको वीडियो को लाइक करना है,
सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। कुटज के रचयिता कौन है? कुटज के रचनाकार कौन माने जाते हैं? शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय या फिर विद्या निवास मिश्र। फटाक से चयन करिए, वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों इस प्रसार से सभी लोग लगे रहें और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। कुटज के रचयिता कौन है? 54 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर दोस्तों कुबेर नाथ राय। और अपन बोलते हैं ना कि मां साहब मारे धम्म धम्म और विद्या आवे छम छम। बोले सर मां साहब ने हजारों बार कूटा, है ना? ऐसे याद करना है, कूटा तो नहीं होगा, कुछ लोग कुटे होंगे, है ना? हम तो बहुत कुटे हैं, इसलिए भैया कुटज। बोले सर हजारों बार कुटे, हजारों बार। कितने बार कुटे? हजारों बार कुटे। तो हजारों बार कुटे से कुटज से क्या बनेगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बोले कुटे कितने बार? हजारों बार। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। जन्म कब हुआ इनका? 1907। हिंदी साहित्य की भूमिका 40 की हो गई, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज, है ना? बहुत सारी दोस्तों इनकी रचनाएं हैं जिनको अपन को कई बार याद करना है। अगला आते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपको देखना है, जल्दी से बताना है। आंसू काव्य, आंसू तो आई गया है, आंसू काव्य के रचनाकार निराला, ये तो अपन ने पढ़ ही लिया है, ठीक है। यहां पर आपको बताना है चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटत रहे भुजंग, है ना? उसी क्वेश्चन पर बार बार आ रहा है। बोले पढ़ लो, आंसू को आएगा, ये पक्का आएगा भैया आंसू, क्योंकि ये बार बार आ रहा है। बोले पढ़ लो तो एक बार, है ना? तो जल्दी बताओ, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, पंक्ति के रचनाकार कौन है? ये कई बार पूछी गई पंक्ति, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटत रहे भुजंग। और यहां पर आपका सही आंसर लिपटत रहे भुजंग उत्तर चला जाएगा। कौन सा जाएगा? जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़ जाएं। और जो भी साथी पढ़ना चाहते हैं और निचोड़ क्लासेस लेना चाहते हैं, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही परीक्षा के अंतिम समय में बहुत ही उपयोगी रहेगा। ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति किसकी है? रहीम दास की है दोस्तों, है ना? रहीम की पंक्ति मानी जाती है। बहुत बढ़िया आंसर आया सभी लोगों का। अगले क्वेश्चन की है, अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार और जियत मरत झुक झुक परत जेहि चित्त बत एक बार। अगर इसको अपन ट्रिक से याद करें, इस अमीय का अपन वास्तविक अर्थ ना लें, अमीय का इतना बस ले लो, अमीय से अमिया। अमिया देखी सभी ने, आम और अमिया। अमिया में क्या रहता है? बोले सर अमिया में रस रहता। पना बनाते ना आप लोग, पना। बोले अमिया ले आना, आज पना बनाएंगे, है ना? बाजार से आप अमिया लेके आते हो, पना बना लेते हो। बोले सर अमिया तो क्या है? अमिया में क्या है? बोले सर रस रहता है। तो अमीय अपन ने यहां पर पकड़ा, अमीय हलाहल, अमिया हलाहल मद भरे, है ना? इस प्रकार से। तो यहां पर बताना है आपको, मैंने थोड़ी सी हिंट आपको दी है, बनेगा उत्तर आपसे ही, है ना? और आपने बता दिया कि बोले सर अमिया में तो रस रहता है। मैंने कहा क्यों? बोले सर हम पना बनाते हैं अमिया का, अमिया। तो अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, है ना? ये आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड। और इसी प्रकार से जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? जब जब होए धर्म की हानि, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जरूर जुड़ जाएं। जिन भी साथियों को निचोड़ कोर्स में, निचोड़ दोस्तों जो क्लासें हैं उसको अटेंड करनी है, आज ही एडमिशन लें। 1 जुलाई से नया बैच आएगा, उसमें भी आपको मिलेगा और सारा रिकॉर्डेड कोर्स भी आपके लिए रखा है। तो परीक्षा के टाइम पे आप रिकॉर्डेड कोर्स से पढ़ सकते हो, ट्रिकी वीडियो से पढ़ सकते हो, टेस्ट लगाकर पढ़ सकते हो, है ना? तो यहां पर प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता आपको बताना है। पंक्ति पूछी गई है, जब जब होए धर्म की हानि, ये किसकी रचना है? तुलसी की है क्या? तुलसी की है रचना। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर, यानी कि आपका बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो आपने राइट आंसर बताया। वेरी गुड आंसर, सभी लोग बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे हैं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा, है ना? इसको आपको याद करना है दोस्तों। ये पंक्ति किसकी है? परहित सरस धर्म नहीं भाई। ये पंक्ति भी कई बार पूछी जाती, जितनी पंक्ति सरल है उतनी बार पूछी भी गई है। अब यहां पर 4 विकल्प हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, है ना? और परहित सरस धर्म नहीं भाई के रचनाकार कौन है? कौन है? ये जो पंक्ति है वो किसकी है? सभी लोगों को आना चाहिए। और आपको पंक्ति बताया, बोले सर ऐसी बात तुलसीदास ही कहेंगे। कोई लोक मंगल का
कोई लोक मंगल का कवि ही कहेगा, है ना। और वो लोक मंगल के कवि कौन है? तुलसीदास, है ना। तुलसीदास हैं, बहुत बढ़िया। रत्नावली को जानते तुलसीदास की कि नहीं जानते सभी लोग? बोले सर अच्छे से जानते, उनका नाम लो मत लो, है ना। रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, है ना। अपने अंदर जोश भर दो दोस्तों, अब कुछ टाइम एग्जाम के लिए है। एग्जाम 1-2 महीना में आपके लिए एग्जाम होंगे ही, तो 1-2 महीना के लिए आप अपने दोस्तों बिल्कुल समय को झोंक दो और पढ़ाई बिल्कुल स्टार्ट कर दो, है ना। जैसा बने वैसा तैयारी आप कर दो। अगर वास्तव में रियल में आप तैयारी कर रहे हो तो रियल में तैयारी स्टार्ट कर दो, है ना। ये समय दोस्तों आपके लिए मिला है 1-2 महीने का, इसमें बहुत अच्छी तैयारी करो सभी लोग। और यहां पर आपसे पूछा गया कि ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति है रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, ये पंक्ति किसकी है? और पंक्ति सभी लोगों ने बताया है कि सर ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? माखनलाल चतुर्वेदी की। माखनलाल चतुर्वेदी की है। ये नंबर आपका सही हो जाएगा। रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, है ना, तो 1 नंबर आपका सही हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। यहां पर दिवस अवसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परिसी, धीरे धीरे, है ना। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? दिवस अवसान समीप है। ये पंक्ति अच्छे से पढ़ लो एक बार, है ना। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं, इस पंक्ति को पढ़ लो, ये पढ़ लो, है ना। दिवस अवसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परिसी, परिसी, है ना। ये धीरे धीरे, ये जो बताना है ये पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा की है, सुमित्रानंदन पंत की है, दिनकर की है, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है? बताइए। दिवस अवसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परिसी, है ना। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। ये पंक्ति कई बार पूछी गई। दिवस अवसान का समय समीप था, और इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं, देखते हैं कौन कौन सही उत्तर बताता है ना। और अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर बताने के प्रयास किया है। आपका आंसर आया है दोस्तों क्या? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दोस्तों, आपको पता है सबसे ज्यादा विरोध हुआ है छायावाद में किसका? दोस्तों, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, है ना। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपको याद, टेस्ट सीरीज में जिनको भी भाग लेना है वो आज ही सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। सप्ताह में 2 दिन होती है 2020 टेस्ट सीरीज, सभी के लिए होती है फ्री होती है। सब लोग लगाइए रविवार और गुरुवार को, ठीक है। तो जिनको भी इस टेस्ट सीरीज में भाग लेना है, पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, टेस्ट लगा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, जिनको भी कोर्स में एडमिशन लेना है, जैसे ये निचोड़ क्लास स्टार्ट होने वाली है 21 जून से, तो ये 1199 में आप दोस्तों ये ले सकते हैं। शाम को 6:30 बजे लाइव क्लास होगी, है ना। और इसमें आपको पूरा रिकॉर्डेड कोर्स भी मिलेगा, इसमें आपको पूरा जो नया बैच है उसमें भी शामिल होने को मिलेगा, साथ ही निचोड़ क्लासें भी आपको मिलेंगी, ठीक है। तो अंतिम समय में जिन भी साथियों को दोस्तों परीक्षा के टाइम पर जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है, 10 दिन में ये निचोड़ कोर्स कंप्लीट किया जाएगा। यानी कि जून लास्ट तक पूरा निचोड़ कोर्स आपका, निचोड़ जो क्लासें हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से लेकर के पूरा एकांकी तक, ये करवाया जाएगा, ठीक है। तो जिन भी साथियों को लेना है, चतुर्थ बैच में जिनको भी एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं और इसी प्रकार से पढ़ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एक 9:45 पर क्लास आती है दोस्तों, उसको जरूर देख लेना, कुछ क्वेश्चन की, 10-15 क्वेश्चन की, है ना। और किरण जी, नीलम जी, प्रमोद जी, राजेश जी, आशु, इंदू जी, सभी साथी, गीतिका, डॉली, सीता, दारसू जी, ममता, प्रिया जी, राम मूरत जी, अर्शदीप जी, बहुत बढ़िया, मंजू जी, अजय जी, विजय जी, साक्षी जी, दारसू, रोमा जी, प्रमिला, यवराज जी, प्रिया, अर्शदीप, लवली ठाकुर जी, हरिओम जी, बहुत बढ़िया, बीनू, दारसू, राम मूरत जी, है ना। और विश्वास मलिक जी, ज्योति सिंह जी, और शिवानी जी हैं, मनीषा, कविता टाइम जी हैं, उमंग जी हैं, बहुत बढ़िया, है ना। इसी प्रकार से अपन को अध्ययन करना है और लगे रहना है, ठीक है। और दोस्तों करते रहें, ज्योति जी, है ना, मेघा, स्काई जी, रजनी जी, विजय शंकर जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अध्ययन करें दोस्तों, है ना, और लगे रहें बिल्कुल। अंतिम समय आपके हैं दोस्तों, महीने 2 महीने में आपके पेपर हो जाएंगे, कितनी भी डेट बढ़ेगी
तो आपके 3 महीने से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, है ना। तो जो भी हमारे साथी हैं, इस 3 महीने के अंदर आपकी सारी परीक्षाएं होंगी, है ना। चाहे आप डीएसएसबी वाले हो, टीजीटी पीजीटी वाले हो, है ना, सभी साथी लग जाएं बिल्कुल मूड बना के लग जाओगे तो आपका एग्जाम बिल्कुल क्वालिफाई होगा, है ना। कंपटीशन बहुत है। सभी साथी, सोनू जी, मयंक जी, अनीता, पूजा जी, कल्पना जी, दुर्गेश जी, पूजा जी, और जितने भी हमारे पैड मेंबर साथी हैं उनको बता दें कि आपकी एक लिंक जो पैड क्लास की, लाइव क्लास की लिंक आती है, वो आती है ऐप में। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप ओपन करो, चैट का ऑप्शन आता है, चैट का ऑप्शन करो। फिर दोस्तों चैट के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो आपको डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, जूनियर टेट वाला ग्रुप मिलेगा। उस ग्रुप में आप क्लिक करिए तो वहां पर आपको दोस्तों लिंक मिलेगी लाइव क्लास की, जो शाम को 5 बजे होती है और जो शाम को 6:30 बजे होती है। ठीक है, तो लगे रहें। कल 19 तारीख को दोस्तों टेस्ट है एकांकी का, सेकंड बैच वालों का एकांकी का है। तो आप भी लगे रहें, पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, अपना टेस्ट करते रहें कि और अपन को कितने पढ़ने की जरूरत है। विजय लक्ष्मी, रचना, दारसू, कंचन, अभिषेक, सरिता जी, रश्मि जी, पूनम जी, है ना, काव्या, नीतू जी। ठीक है, एकांकी का नहीं, उपसर्ग का टेस्ट है, सॉरी, उपसर्ग का टेस्ट है बैच नंबर 1 वालों का। एकांकी का तो 21 तारीख को है, और सेकंड बैच वालों का उपसर्ग का टेस्ट है, उपसर्ग का टेस्ट होगा, सॉरी सेकंड का नहीं, फर्स्ट बैच वालों का उपसर्ग का टेस्ट होगा, फर्स्ट बैच वालों का, और सेकंड बैच वालों का होगा 21 तारीख को, काय का होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अध्ययन करें और लाइक जरूर करें। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। अर्पित मिश्रा जी, अच्छी भाषा बोलिए, आप ब्लॉक हो सकते हैं, अच्छी भाषा का यूज करिए, मैंने नाम ले लिया है आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया। अमित जी यादव, शर्मिला जी, तरणवीर सिंह जी, गीता जोशी, ज्योति दुबे जी, अरुण राजपूत जी। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। 21 जून से शुरू होगी कॉमेडी गुरु, अनीता जी, मंजू, गीतिका जी, वेरी गुड। अभिषेक राय, डॉली जी, मयंक, पंकज जी, मोहित जी, पूजा सिंह, दारसू जी। ठीक है, तो इसी प्रकार से अध्ययन करें, वीडियो को शेयर करें और पढ़ते रहें, लाइक करते रहें। ठीक है, बिल्कुल, है ना। ठीक है, रजनीश गुप्ता जी, हरप्रीत कौर, रीना यादव जी। ठीक है, अलग से कुछ नहीं लेना है, उसी में निचोड़ कोर्स आपके कोर्स में ही रहेगा। ठीक है, कोर्स में ही रहेगा आपका। अभिषेक रॉय, प्रमिला जी। ठीक है, तो सभी साथियों को धन्यवाद, अध्ययन करते रहें, है ना, और इसी प्रकार से, ठीक है, अध्ययन करते रहें। और ठीक है, सभी को धन्यवाद, जय हिंद।